जरा सोचिए, काम करने की जगह पर नियम हर दिन बदल जाएं, वो भी सिर्फ मैनेजमेंट की मर्जी से। सुनने में अजीब लगता है ना? पर दशकों तक भारत में यही हकीकत थी। फिर 1946 में कानून आया जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट। इस कानून ने मनमानी की जगह कानून का राज कायम किया। चलिए समझते हैं कि यह कैसे हुआ। 1946 से पहले का दौर वाकई एक अलग ही दुनिया थी। भारत के कारखानों में सच कहें तो एक तरह का जंगल राज था। शिफ्ट कितने घंटे की होगी, छुट्टी मिलेगी भी या नहीं, कुछ भी तय नहीं था, कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। सब कुछ बस मैनेजमेंट के मूड पर निर्भर करता था। और इसका नतीजा क्या निकला? चारों तरफ सिर्फ अनिश्चितता और झगड़े का माहौल। और फिर इस एक कानून ने आकर जैसे पूरा खेल ही बदल दिया। देखिए, जहां पहले सिर्फ मनमानी चलती थी, वहां अब लिखित नियम आ गए। जहां सिर्फ जुबानी बातें होती थी, वहां अब एक कानूनी कॉन्ट्रैक्ट था। और जहां हर तरफ कंफ्यूजन और टकराव था, वहां अब क्लैरिटी और एक तय प्रक्रिया ने जगह ले ली। सच में ये एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी बदलाव था। तो चलिए इसी सफर को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि कैसे हम अराजकता से एक कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचे। सवाल यह है कि आखिर इस कानून की इतनी ज्यादा जरूरत पड़ी ही क्यों? मतलब जरा सोचकर देखिए कि किसी को एक ऐसे नियम को तोड़ने की सजा मिल रही है जो उसे कभी बताया ही नहीं गया। 1946 से पहले यह आम बात थी। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि 1931 में रॉयल कमीशन ऑन लेबर ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ कहा कि ज्यादातर औद्योगिक झगड़ों की जड़ बस यही एक चीज है, नियमों का लिखा हुआ ना होना। और इसी बड़ी समस्या के समाधान के तौर पर सामने आया ये कानून। इसे आप एक तरह से वर्क प्लेस की रूल बुक कह सकते हैं, या यूं कहें कि फैक्ट्री फ्लोर का संविधान। एक ऐसा दस्तावेज जो सबके लिए खेल के नियम साफ साफ तय करता है। तो सवाल यह है कि यह कानून असल में करता क्या है? देखिए, ये एम्प्लॉयर्स यानी मालिकों को 3 चीजें करने के लिए मजबूर करता है। पहला, नौकरी की हर शर्त को कागज पर लिखो। दूसरा, उसे सरकार से सर्टिफाई कराओ। और तीसरा, इन नियमों के बारे में हर एक वर्कर को बताओ। उस जमाने के हिसाब से सोचें तो इतनी ट्रांसपेरेंसी लाना अपने आप में एक क्रांति से कम नहीं था। इस कानून के पीछे 3 बहुत बड़े मकसद थे और हर मकसद एक सीधी समस्या का हल था। पहला था स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब हर वर्कर के लिए नियम एक जैसे हों। दूसरा था ट्रांसपेरेंसी, ताकि लिखित नियमों से किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी था, वो था कानूनी सुरक्षा, ताकि हायर एंड फायर वाली मनमानी पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन एक मिनट, ये कानून लागू किस पर होता है? अच्छा, यहां मामला थोड़ा सा पेचीदा है, क्योंकि ये हर राज्य में एक जैसा नहीं है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के दायरे में आने वाली जगहों के लिए 100 वर्कर्स की लिमिट है, वहीं महाराष्ट्र और कर्नाटक ने इसे घटाकर 50 कर दिया, ताकि छोटी कंपनियां भी इसके दायरे में आ जाएं। दूसरी तरफ राजस्थान ने इस लिमिट को बढ़ाकर 300 कर दिया है। तो इससे यह साफ पता चलता है कि राज्य अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से इसमें बदलाव करते रहे हैं। तो ठीक है, नियम बन गए, पर सवाल यह है कि इन नियमों को ऑफिशियल यानी आधिकारिक दर्जा कैसे मिलता है? यहीं पर इस कानून का सबसे पावरफुल हिस्सा काम आता है, जिसे कहते हैं सर्टिफिकेशन प्रोसेस या प्रमाणीकरण की प्रक्रिया। और इस पूरी प्रक्रिया का जो हीरो है वो है सर्टिफाइंग ऑफिसर। आप इन्हें एक सरकारी रेफरी की तरह समझ सकते हैं, जैसे कि कोई लेबर कमिश्नर जो मालिक और मजदूरों के बीच में खड़ा है। इनका काम है नियमों को अच्छी तरह से जांचना और यह पक्का करना कि वो फेयर हैं, निष्पक्ष हैं, और फिर उन्हें सर्टिफाई करना। यह प्रोसेस बहुत ही सीधा और लॉजिकल है। सबसे पहले कंपनी नियमों का एक ड्राफ्ट बनाकर जमा करती है, फिर सर्टिफाइंग ऑफिसर इसकी एक कॉपी वर्कर्स या उनकी यूनियन को भेजता है और उन्हें अपनी आपत्ति बताने के लिए 15 दिन का टाइम देता है। इसके बाद ऑफिसर दोनों पार्टियों की बात सुनता है और अगर उसे लगता है कि नियम फेयर और रीजनेबल नहीं है तो वो उनमें बदलाव भी कर सकता है। और आखिर में जब सब कुछ तय हो जाता है तो इन नियमों को सर्टिफाई कर दिया जाता है, जिसके बाद ये कानूनी तौर पर लागू हो जाते हैं। फिर साल 1956 में एक ऐसा मोड़ आया जिसने इस कानून को असली ताकत बख्शी। एक अमेंडमेंट यानी संशोधन ने सर्टिफाइंग ऑफिसर की शक्तियों को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। अब उनका काम सिर्फ ये देखना नहीं था कि सारे बॉक्स टिक हैं या नहीं, बल्कि अब उन्हें यह पक्का करना था कि नियम असल में फेयर और रीजनेबल हैं। ये सचमुच एक गेम चेंजर था। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर।
आखिर इस कानून से एक वर्कर को असल में क्या प्रोटेक्शन मिलता है, इसके कुछ सबसे बड़े फायदों पर नजर डालते हैं। सबसे पहली और बड़ी बात, इस कानून के तहत किसी भी परमानेंट वर्कर को बिना कोई ठोस वजह बताए नौकरी से नहीं निकाला जा सकता, और अगर निकालना ही पड़े तो उसे या तो 1 महीने का नोटिस देना होगा या फिर नोटिस की जगह 1 महीने की सैलरी देनी होगी। ये अनिवार्य है। ये कानून एक और बहुत बड़ा सिद्धांत लेकर आया, वो ये कि किसी वर्कर को सजा सिर्फ उसी गलती के लिए दी जा सकती है जो रूल बुक में साफ साफ मिसकंडक्ट यानी कदाचार के तौर पर लिखी हो, जैसे जानबूझकर बॉस का आदेश न मानना या चोरी करना। और इतना ही नहीं, सजा देने से पहले एक फॉर्मल डोमेस्टिक इंक्वायरी करना भी जरूरी है ताकि सुनवाई पूरी तरह से निष्पक्ष हो। मतलब साफ था, अब कोई मनमानी नहीं चलेगी। फिर 1982 में इसमें एक और बहुत ही मानवीय चीज जोड़ी गई, जिसे कहते हैं सबसिस्टेंस अलाउंस या निर्वाह भत्ता। इसका मतलब यह है कि अगर किसी वर्कर को जांच के दौरान सस्पेंड किया जाता है तो उससे उसके हाल पर नहीं छोड़ा जा सकता। उसे पहले 90 दिनों तक अपनी सैलरी का 50% और उसके बाद 75% मिलता रहेगा। यह सिर्फ पैसा नहीं है, यह एक तरह से सम्मान और सोशल सिक्योरिटी की गारंटी है। तो वक्त के साथ इस कानून में क्या क्या बदलाव आए और आज ये कहां खड़ा है, चलिए इसकी लंबी विरासत पर एक नजर डालते हैं। ये कानून कभी एक जगह ठहरा नहीं, ये हमेशा विकसित होता रहा। देखिए, 1946 में ये बना, 1956 में इसमें फेयरनेस जांचने की ताकत आई, 1982 में इसने वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी दी और 2018 में इसने नए जमाने के फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को भी अपने अंदर शामिल कर लिया। ये दिखाता है कि ये कानून हमेशा भारत की बदलती इकोनॉमी के साथ कदम से कदम मिलाकर चला है। लेकिन इसका भविष्य कैसा है? देखिए, जो नया इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 है, वो ये कहता है कि ये कानून अब 100 नहीं बल्कि 300 से ज्यादा वर्कर्स वाली कंपनियों पर लागू होगा। इसका सीधा असर ये हो सकता है कि बहुत सारी मीडियम साइज की कंपनीज और लाखों वर्कर्स जो आज इस कानून के सुरक्षा कवच में हैं, वो इससे बाहर हो जाएंगे और इससे एक बार फिर अनिश्चितता का माहौल पैदा हो सकता है। लेकिन इन सब बदलावों के बावजूद इस कानून की जो आत्मा है वो आज भी जिंदा है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार यह बात साफ की है कि एक बार स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाई हो गए तो वो किसी का पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहते, बल्कि वो कानून का हिस्सा बन जाते हैं। इसी को कहते हैं स्टेटस ओवर कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत, यानी नौकरी की शर्तें अब सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक कानूनी अधिकार है जिसे कोई भी एक तरफा तरीके से बदल नहीं सकता। तो आखिर में हम एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़े हैं। जैसे जैसे भारत नए लेबर कोड्स को अपना रहा है, क्या स्टेटस ओवर कॉन्ट्रैक्ट का वो मजबूत सिद्धांत बचा रहेगा जिसे इस कानून ने लगभग 80 साल पहले जन्म दिया था? इस एक सवाल का जवाब ही शायद भारत के करोड़ों कामगारों का आने वाला कल तय करेगा। So I want you to imagine something. Imagine going to work every single day, but you have no idea what the rules are. Seriously, you don't know what could get you fired, what the leave policy is, nothing. For decades, that was the reality in Indian workplaces. Today, we're diving into the 1946 law that changed everything, turning the chaos of a manager's whim into the clarity of a legally binding contract. You know, to really get how revolutionary this act was, you gotta picture what it was like before. The Supreme Court of India didn't pull any punches, did they? They called it the law of the jungle. And for workers, that meant a constant nagging uncertainty. That hire and fire policy, it wasn't just a risk. It was the standard operating procedure. Your job terms could change in a heartbeat with absolutely no notice and no way to fight back. And this slide, this really nails the transformation. Before the act, everything ran on these vague verbal agreements. You know, things that were totally subject to a manager's mood. And naturally, that created constant friction. The 1946 Act was designed to just sweep all of that away. It replaced it with a clear, written rule book, a statutory contract, where fairness was actually certified by a government authority. Finally, some clarity and procedure. Okay, so here's our game plan for this explainer. We'll start in that law of the jungle, then see how this new rule book was written and, crucially, certified. We'll then dig into the key protections it gives to workers, see how it kind of changes from state to state, and then we'll look ahead to its next chapter and the 2020 Labor Code.
Right. Let's really try and put ourselves in the shoes of a worker back then. What did this law of the jungle actually feel like on a day-to-day basis, before any of this was formalized? So, the absolute core of the problem was a total lack of transparency. Workers had no legal right to know the exact terms of their employment. Just think about that. No written rules for your shifts, for your leave, or for the things that could actually get you fired. This created a massive, one-sided power dynamic, and it led directly to confusion, unfair penalties, and just constant conflict. And it was precisely that chaos that the 1946 Act was built to fix. It was a pretty groundbreaking attempt to bring order, fairness, and predictability to the whole world of industrial relations. Okay, so at the heart of this whole new rulebook is this really powerful idea, the statutory contract. The best way to think about it, it's basically a constitution for the workplace. Once a company's rules, their standing orders, are certified by the government, they gain the full force of law. And this is huge. It means they can actually override any private agreement, even what's written in your own appointment letter, if there's a conflict. So when you boil it down, the Act was laser focused on three things. First, standardization, to get rid of favoritism. Second, transparency, to kill the ambiguity of verbal rules. And third, statutory protection, to finally create a legal shield for workers against that awful hire and fire culture. Each one of these was a direct attack on a specific failure of the old system. But here's the thing. This wasn't just some law handed down from above. It created a dynamic, living process. And, as we're about to see, it was designed to be a collaboration between the employer, the workers, and the government. So here's how it works in practice. The employer drafts the rules, but, and this is the most important part, they can't just impose them. The draft has to be shared with the workers' union for feedback and objections. A government certifying officer then acts like a neutral referee, judging the fairness of the rules before they become official. And even after all that, either side can appeal. It's a whole system built on checks and balances. And then a really pivotal moment came with an amendment in 1956. You see, at first, the certifying officer could only check if a rule existed for a required topic. But this amendment gave them the power to judge if a rule was actually fair and reasonable. This was a game changer. It transformed them from a simple rubber stamp into a real arbiter of justice in the workplace. Okay, so that's the theory. But what did this new rulebook actually mean for you, the employee on the factory floor or in the office? Let's get into the real-world impact. So one of the single biggest protections is the clear definition of misconduct. The certified rules have to contain a complete, exhaustive list of all the things that can get you punished. And the logic is beautifully simple. If something you did isn't on that list, you generally cannot be dismissed for it. This provides just immense clarity and protection against being fired on a whim. The Act also created this critical financial safety net. If you're suspended while the company investigates something, you're not just left with zero income. The law mandates something called a subsistence allowance, at least 50% of your wages for the first 90 days. This whole idea was designed to stop employers from just starving a worker into giving up. And here's the really clever part. If the investigation drags on past 90 days and it's not the worker's fault, that allowance jumps up to 75% of their wages. This creates a powerful financial reason for employers to get their act together and conduct disciplinary proceedings quickly and fairly. It's a simple but brilliant little mechanism. All right, now this is where things get a little more complicated. In India's constitution, labor is what's called a concurrent subject. All that means is that both the central government and the individual states can make laws about it. And the result? The rules are not the same everywhere. So this creates a really complex patchwork of protections all across the country. While the central law provides a baseline, the states have the power to tweak key details, like how many employees a company needs before the law even kicks in. So what's legally required in one state might be totally different just across the border. And the variation is pretty significant. Look at this. The central law generally sets the threshold at 100 workers, but states like Maharashtra and Karnataka have lowered it to 50, which extends these protections to smaller businesses. But then you look in the other direction and Rajasthan has raised it all the way to 300.
These differences have massive implications for millions of workers. And here's a really interesting modern twist. To encourage investment in the whole tech sector, states like Haryana and Karnataka have actually exempted their IT companies from this act. But there's a catch. They can only do that if they have their own solid internal grievance systems in place. It just goes to show how the law is trying to adapt to new economic realities. So what does the future hold? Well, this nearly 80-year-old law is all set to be absorbed into a new consolidated labor code, known as the Industrial Relations Code of 2020. And the single biggest change is right here on this chart. The new code triples the national threshold, from 100 workers all the way up to 300. The implications is just staggering. All those protections we just talked about, the certified rulebook, the subsistence allowance, they're no longer going to be legally required for hundreds of thousands of medium-sized businesses. Now, the new code does bring in other changes that are aimed at modernization. To fight bureaucratic delays, rules will be deemed certified if an officer doesn't respond in 60 days. To create more consistency, there will be uniform national templates. And really importantly, any rules that were already certified under the old 1946 Act will remain valid, which ensures some continuity. And that brings us to the final, crucial question. Tripling the threshold to 300 workers, that is a massive shift. Supporters argue it modernizes the law, makes it easier for smaller companies to do business. But critics, well, they fear it strips away a vital, hard-won safety net for millions of workers. Is it progress or a step back? That right there is the debate at the very heart of India's new labor law landscape. आज हम एक ऐसे कानून की गहराई में उतरने वाले हैं जो 1946 का है। सुनने में शायद थोड़ा पुराना लगे, पर यह आज भी भारत में करोड़ों लोगों की नौकरी के नियम तय करता है। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट। और ये सिर्फ कोई एक सूखा कानून नहीं है, ये असल में भारत के वर्क कल्चर में एक बहुत बड़े बदलाव का प्रतीक है। हमारे पास इस पर कुछ बहुत ही विस्तृत कानूनी विश्लेषण है और हमारा मकसद ये समझना है कि आजादी से ठीक पहले बना ये कानून आज के मॉडर्न वर्कप्लेस को कैसे चला रहा है। इसने उस दौर को खत्म किया जहां आप कह सकते हैं मालिक की मर्जी ही कानून होती थी, और एक ऐसे सिस्टम की नींव रखी जहां नियम सबके लिए बराबर हों। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। इस कानून से पहले होता क्या था असल में? हमारे जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि एक तरह का जंगल राज था। क्या ये सच है? जंगल राज शब्द आप कह सकते हैं बिल्कुल सही है। 1946 से पहले नौकरी की शर्तें लगभग हमेशा मौखिक होती थी। बिल्कुल नहीं, काम के घंटे, छुट्टी, तनख्वाह में कटौती, नौकरी से निकालना, सब कुछ मैनेजमेंट की मनमर्जी पर था। इसी को हायर एंड फायर कहते थे। हाँ, वही हायर एंड फायर का दौर था। आज आपने कोई गलती की, कल आपको बिना कोई कारण बताए नौकरी से निकाला जा सकता था। इसी वजह से देश भर में हड़तालें और औद्योगिक अशांति बढ़ रही थी। मतलब कर्मचारी को ये तक नहीं पता था कि नियम क्या है। बिल्कुल, क्योंकि नियम तो लिखे हुए ही नहीं थे। आपको शायद ये भी ना पता हो कि किस गलती की क्या सजा है। हो सकता है एक ही गलती के लिए आपके साथी को सिर्फ चेतावनी मिले और आपको नौकरी से निकाल दिया जाए। तो इसी अराजकता को खत्म करने के लिए ये कानून लाया गया। हमारे स्रोत बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके 3 मुख्य मकसद बताए हैं। हाँ, 3 मुख्य उद्देश्य। मानकीकरण और पारदर्शिता, ये तो समझ में आते हैं, लेकिन ये जो तीसरा पॉइंट है वैधानिक सुरक्षा, ये असली गेम चेंजर लगता है। हाँ, वही इस कानून की आत्मा है। मानकीकरण मतलब एक ही कंपनी में एक ही काम करने वालों के लिए नियम एक जैसे हों। पारदर्शिता मतलब ये सारे नियम लिखित में हो, सबको पता हो। लेकिन वैधानिक सुरक्षा, उसका मतलब था कि इन नियमों को कानून का दर्जा दे दिया जाए। कानून का दर्जा? हाँ, ताकि कोई भी मैनेजर या मालिक अपनी मर्जी से इन्हें बदल न सके। हमारे स्रोतों में एक शब्द बार बार आ रहा है, स्टैट्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? इसे ऐसे समझिए, आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो आपके और कंपनी के बीच एक प्राइवेट एग्रीमेंट है।
लेकिन स्टैट्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट जो कि ये सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, वो एक ऐसी रूल बुक है जिस पर सरकार ने कानूनी मोहर लगा दी है। अच्छा, तो मतलब कंपनी की जो रूल बुक है वो उस कंपनी के लिए एक मिनी कानून का दर्जा पा लेती है। बिल्कुल सही। और एक बार ये मोहर लग गई तो ये रूल बुक आपके अपॉइंटमेंट लेटर से भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है। ज्यादा ताकतवर कैसे? अगर आपके अपॉइंटमेंट लेटर में कुछ और लिखा है और स्टैंडिंग ऑर्डर में कुछ और, तो हमेशा स्टैंडिंग ऑर्डर ही जीतेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसी को कॉन्ट्रैक्ट पर स्टेटस की प्रधानता कहा है। यहाँ पर वेस्टर्न इंडिया मैच कंपनी का एक बहुत दिलचस्प केस भी है। हाँ, बताइए। कर्मचारी के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि प्रोबेशन 6 महीने का होगा, लेकिन कंपनी के सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स में ये सिर्फ 2 महीने था। और जब मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कहा कि स्टैंडिंग ऑर्डर ही मान्य होगा। कर्मचारी को सिर्फ 2 महीने बाद ही स्थायी कर्मचारी के सारे हक मिल गए। तो ये साफ दिखाता है कि नियम ही सर्वोपरि हैं। बिल्कुल, कोई निजी समझौता या अपॉइंटमेंट लेटर की शर्त उन्हें काट नहीं सकती। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि ये कानून क्यों बना, पर ये लागू किस पर होता है? क्या ये 10 लोगों की स्टार्टअप पर भी लागू होता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जो मूल कानून है वो कहता है कि ये उन सभी इंडस्ट्रियल संस्थानों पर लागू होगा जहां 100 या उससे ज्यादा कर्मचारी हैं। 100 या ज्यादा। हाँ, पर इसमें एक बहुत ही दिलचस्प पेच है। क्या? वो है पिछले 12 महीनों के किसी भी दिन। इसका मतलब अगर किसी कंपनी में पूरे साल में सिर्फ एक दिन के लिए भी कर्मचारियों की संख्या 100 हो गई तो ये कानून उस पर लागू हो जाएगा। अरे वाह। और एक बार लागू हो गया तो फिर चाहे कर्मचारियों की संख्या घटकर 50 ही क्यों ना रह जाए, ये कानून लागू ही रहेगा। ये तो एक तरह का वन वे गेट है, लेकिन यहाँ पर असली ट्विस्ट तो राज्यों की भूमिका में है ना? हाँ, और यहीं पर चीजें और भी पेचीदा हो जाती हैं। श्रम कानून वो क्या कहते हैं, समवर्ती सूची में है। मतलब केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। सही। तो राज्यों ने इस 100 कर्मचारियों की सीमा को अपनी जरूरत के हिसाब से बदला है। जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटक, इन्होंने इस सीमा को घटाकर 50 कर दिया है। अच्छा, ताकि ज्यादा कर्मचारी इसके दायरे में आ सकें। हाँ, और दूसरी तरफ राजस्थान ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर इस सीमा को बढ़ाकर 300 कर दिया है। 300? ये तो बहुत बड़ा अंतर है। और कर्मचारी की परिभाषा में कौन आता है? मैनेजर भी? नहीं, कानून वर्कमैन शब्द का इस्तेमाल करता है। इसमें मैनुअल, कुशल, अकुशल, तकनीकी, लिपिक, ये सब लोग शामिल हैं। और मैनेजर? जो लोग मुख्य रूप से मैनेजरियल या प्रशासनिक काम करते हैं वे इसके दायरे से बाहर है। और सबसे जरूरी बात यह है कि आपके पद का नाम क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आपका असल काम क्या है। मतलब किसी का पद सीनियर एग्जीक्यूटिव हो, लेकिन अगर उसका 80% काम डेटा एंट्री का है तो उसे कर्मचारी ही माना जाएगा। बिल्कुल, काम की प्रकृति ही सब कुछ तय करती है। ठीक है, तो अब आते हैं उस प्रक्रिया पर जिससे ये नियम बनते हैं। सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया क्या है? अगर कंपनी को ही पहला ड्राफ्ट बनाने का हक है तो वो तो अपने हिसाब से ही नियम बनाएगी। यही इस प्रक्रिया का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। नियोक्ता सिर्फ बातचीत की शुरुआत करता है। ये एक 3 तरफा प्रक्रिया है। 3 तरफा? हाँ, पहला कदम जैसा आपने कहा, नियोक्ता नियमों का एक मसौदा बनाकर सरकार द्वारा नियुक्त सर्टिफाइंग ऑफिसर को भेजता है। और फिर आता है दूसरा कदम। सर्टिफाइंग ऑफिसर उस मसौदे की एक कॉपी ट्रेड यूनियन को, या अगर यूनियन नहीं है तो कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को भेजता है। और उनसे 15 दिनों के भीतर आपत्तियां या सुझाव मांगता है, तो कर्मचारियों को भी अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलता है। अच्छा। और फिर आता है तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम, जो 1956 के एक संशोधन से जोड़ा गया। क्या था वो? पहले ऑफिसर सिर्फ ये देखता था कि सारे विषयों पर नियम है या नहीं, लेकिन अब उसे ये भी तय करना होता है कि नियम उचित और तर्कसंगत है, फेयर एंड रीजनेबल। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। मान लीजिए कोई कंपनी नियम बनाती है कि अगर कोई कर्मचारी 5 मिनट भी लेट आता है तो उसकी पूरे दिन की तनख्वाह काट ली जाएगी। सर्टिफाइंग ऑफिसर इसे अनुचित मानकर खारिज कर सकता है। वो पूछेगा इसका तर्क क्या है। मतलब अब ऑफिसर सिर्फ एक रबर स्टैंप नहीं है, बल्कि एक तरह का जज है। सही कहा। और दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही ऑफिसर नियमों को प्रमाणित करता है, और 30 दिन बाद ये नियम उस कंपनी में कानून बन जाते हैं। तो चलिए अब इन नियमों के अंदर झांकते हैं। इनमें होता क्या क्या है? सबसे पहले तो कर्मचारियों का वर्गीकरण। हाँ, ये बहुत जरूरी है। हर कर्मचारी को स्पष्ट रूप से किसी एक कैटेगरी में रखना होता है, जैसे स्थायी, परिवीक्षाधीन मतलब प्रोबेशन पर, बदली और अस्थायी। और 2018 में एक नई श्रेणी जोड़ी गई, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट, FTE। ये तो आज की गिग इकोनॉमी वाले दौर की बात लगती है। आप इसे ऐसा कह सकते हैं, ये आज के प्रोजेक्ट आधारित काम की जरूरतों को पूरा करने के लिए लाया गया है। पर क्या इससे कंपनियों के लिए हायर एंड फायर करना आसान नहीं हो जाता? ये बहुत ही जायज सवाल है, और कानून ने इसी संतुलन को बनाने की कोशिश की है। एक तरफ ये कंपनियों को लचीलापन देता है, और दूसरी तरफ ये FT कर्मचारी को स्थायी कर्मचारी वाले लगभग सारे फायदे देता है, जैसे वेतन, छुट्टियां, सब कुछ आनुपातिक आधार पर, प्रो राटा बेसिस पर। हाँ,
और सबसे बड़ी बात, उन्हें ग्रेचुइटी जैसे लाभ के लिए 5 साल तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का है तो उन्हें 2 साल की ग्रेचुइटी मिलेगी। ये तो बहुत जरूरी बात है। तो ये एक नियंत्रित, निश्चित अवधि का रोजगार है जिसमें सामाजिक सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। ठीक है, अब आते हैं सबसे विवादित हिस्से पर, दुराचार और अनुशासनात्मक कार्रवाई। यहाँ पर कानून बहुत स्पष्ट है। स्टैंडिंग ऑर्डर्स में उन सभी कामों की एक विस्तृत सूची होनी चाहिए जिन्हें कंपनी दुराचार मानती है, जैसे चोरी करना, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। और अब इसमें यौन उत्पीड़न को भी स्पष्ट रूप से गंभीर दुराचार के रूप में शामिल किया गया है। बिल्कुल। और सबसे क्रांतिकारी बात यह है कि किसी कर्मचारी को ऐसे किसी काम के लिए दंडित नहीं किया जा सकता जो इस प्रमाणित सूची में लिखा ही नहीं गया है। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब अगर ऑफिस में देर से आना इस लिस्ट में शामिल नहीं है तो मैनेजर किसी को सिर्फ इस वजह से नौकरी से नहीं निकाल सकता। नहीं निकाल सकता। पहले उसे स्टैंडिंग ऑर्डर्स में संशोधन करवाना पड़ेगा, जिसमें फिर से कर्मचारियों और सर्टिफाइंग ऑफिसर की सहमति लगेगी। तो अगर किसी पर लिस्ट में शामिल कोई आरोप लगता है तो सजा देने की प्रक्रिया क्या है? बिल्कुल नहीं। किसी भी बड़ी सजा जैसे बर्खास्तगी देने से पहले एक घरेलू जांच यानी डोमेस्टिक इंक्वायरी करना अनिवार्य है। तो ये एक तरह से कंपनी के अंदर एक मिनी कोर्ट रूम प्रक्रिया जैसी है। आप कह सकते हैं। इसमें सबसे पहले कर्मचारी को एक लिखित आरोप पत्र देना होता है, चार्जशीट। हाँ, चार्जशीट। फिर उसे अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। इसके बाद एक निष्पक्ष जांच अधिकारी नियुक्त होता है जो गवाहों से पूछताछ करता है। और सबसे अहम, आरोपी कर्मचारी को मैनेजमेंट के गवाहों से जिरह करने का भी अधिकार होता है। ये तो कर्मचारी के लिए एक बहुत शक्तिशाली अधिकार है, लेकिन इस जांच में तो महीनों लग सकते हैं। अगर किसी को सस्पेंड कर दिया जाए तो उसका क्या होगा? यहीं पर इस कानून का सेक्शन 10A एक बहुत बड़ा सामाजिक सुरक्षा कवच बनकर आता है। अगर किसी कर्मचारी को जांच के दौरान निलंबित किया जाता है तो कंपनी को उसे निर्वाह भत्ता या सब्सिस्टेंस अलाउंस देना ही होगा। यानी आप किसी को बिना वेतन के सस्पेंड करके उसे छोड़ने पर मजबूर नहीं कर सकते। सही कहा। निलंबन के पहले 90 दिनों के लिए वेतन का 50% देना अनिवार्य है। और 90 दिन के बाद? अगर जांच में देरी कर्मचारी की वजह से नहीं हो रही है तो ये भत्ता बढ़कर 75% हो जाता है। ठीक है, अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी इन सब नियमों की धज्जियां उड़ा देती है, तो सजा क्या है? आपको लगेगा कि कोई बहुत भारी जुर्माना होगा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहीं पर यह कानून थोड़ा चौंकाता है। कानून में लिखा गया सीधा जुर्माना बहुत ही कम है, सिर्फ 5,000 रुपए तक। क्या? बस 5,000? इतने में तो कोई भी बड़ी कंपनी नियम तोड़कर जुर्माना भर देगी। ये तो कागजी शेर जैसा लगता है। डर उस 5,000 रुपए में नहीं है। असली डर छिपा है सिविल देनदारी में। वो क्या है? अगर कोई कर्मचारी लेबर कोर्ट में ये साबित कर देता है कि उसे गलत तरीके से निकाला गया है तो कोर्ट उस बर्खास्तगी को पूरी तरह से रद्द कर सकती है। पूरी तरह से? हाँ, और कंपनी को आदेश दे सकती है कि वो कर्मचारी को पूरे बकाये वेतन के साथ नौकरी पर वापस ले। रीइंस्टेटमेंट विद फुल बैक वेजेस। पूरे बकाये वेतन के साथ? मतलब अगर केस 5 साल चला तो 5 साल का पूरा वेतन देना होगा। हाँ, ब्याज के साथ। मान लीजिए 20,000 रुपए महीने कमाने वाले कर्मचारी को गलत तरीके से निकाला गया। अगर कानूनी लड़ाई 5 साल चलती है तो कंपनी को उसे 12 लाख रुपए से ज्यादा का बकाया वेतन देना पड़ सकता है। आप समझ आया। असली डर ये है ना कि वो छोटा सा जुर्माना। यही असली ताकत है। तो इन सब का भविष्य के लिए क्या मतलब है? हमने इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 के बारे में भी बहुत सुन रहे हैं। हाँ, ये कोड 1946 के इस कानून और 2 अन्य कानूनों को मिलाकर एक नया कानून बनाएगा। हालांकि 2026 की शुरुआत तक ये पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है, पर जब भी होगा इसमें कुछ बहुत बड़े बदलाव हैं। सबसे बड़ा बदलाव तो कर्मचारियों की संख्या को लेकर है। बिल्कुल। नए कोड में स्टैंडिंग ऑर्डर्स बनाने की अनिवार्यता की सीमा को 100 से बढ़ाकर 300 कर्मचारी किया जा रहा है। अच्छा, एक मिनट। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर मैं 250 लोगों की कंपनी में काम करता हूं तो जो कानूनी सुरक्षा कवच था वो नया कोड आते ही हट जाएगा। सैद्धांतिक रूप से हाँ। 101 से 299 कर्मचारियों वाली कंपनियां इस अनिवार्य नियम के दायरे से बाहर हो जाएंगी। और एक डीम्ड सर्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट भी लाया जा रहा है। ये क्या चीज है? इसका मतलब है कि अगर सर्टिफाइंग ऑफिसर 60 दिनों के भीतर मसौदे पर कोई फैसला नहीं लेता है तो उसे अपने आप प्रमाणित मान लिया जाएगा। मतलब अगर कोई अधिकारी सुस्त है तो कंपनी का एक तरफा ड्राफ्ट बिना जांच के ही कानून बन सकता है। हाँ, ये एक संभावित चिंता का विषय है जिस पर बहुत बहस हो रही है। तो आज हमने देखा कि कैसे 1946 का एक कानून सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि आज भी करोड़ों लोगों के लिए वर्क प्लेस की रूल बुक है। और भले ही नया कोड आ रहा हो, लेकिन इस कानून का जो मूल सिद्धांत है, कार्यस्थल पर मनमानी नहीं बल्कि निष्पक्षता, पारदर्शिता और कानून का शासन, वो हमेशा बना रहेगा। अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार। नया कोड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारियों की सीमा को 300 तक बढ़ा रहा है, लेकिन उन लाखों कर्मचारियों का क्या होगा जो 150 या 250 लोगों की कंपनियों में काम करते हैं और जो जल्द ही इस 75 साल पुराने सुरक्षा कवच से बाहर हो सकते हैं?
उनके लिए काम के नियमों की नई रूल बुक कैसी दिखनी चाहिए?